पाठ का नाम श्वसन एवं गैसों का विनिमय। टॉपिक श्वसन। श्वसन सभी जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का वायुमंडल ऑक्सीजन की उपस्थिति में शरीर की कोशिकाओं में कृत्रिम ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण एवं निष्कासन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात O2 का लेना तथा CO2 का बाहर निकालना और वह सभी जैव क्रियाएं जिसमें भोजन का जारण होता है उसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया को निम्नवत समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। C6H12O6 plus 6O2 gives out 6CO2 plus 6H2O प्लस 680 किलो कैलोरी या 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वायवीय या ऑक्सी श्वसन और नंबर 2 अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन। फर्स्ट टॉपिक है वायवीय या ऑक्सी श्वसन। इस प्रकार के श्वसन के अंतर्गत जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ का वायवीय जारण या ऑक्सीकरण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करके होता है तथा इसमें ग्लूकोज विघटित होकर के CO2 एवं H2O का निर्माण करता है। इसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग होता है और इसके विपरीत CO2 बाह्य वातावरण में मुक्त होती है। यह गैसीय विनिमय कहलाता है। श्वसन की इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी स्थलीय जंतुओं में फेफड़ों द्वारा वायवीय श्वसन होता है, जबकि जो जलीय जंतुओं में श्वसन जल क्लोम अर्थात गिल्स तथा त्वचा के द्वारा होता है। अर्थात जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है तो उसे हम लोग वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। नंबर 2 अवायवीय या अनाक्सी श्वसन। इस प्रकार के श्वसन के अंतर्गत पोषक भोज्य पदार्थों का जारण या ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अभाव में अर्थात अनुपस्थित में आंशिक या अपूर्ण रूप से होता है। इसमें CO2 एवं सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार का श्वसन विशेषकर जंतु को निम्न कोट के जंतु, सूक्ष्मजीव, परजीवी, जीवाणु एवं ईस्ट आदि में होता है। अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन क्रिया होती है उसे हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। यहाँ पर आपको अनाक्सी श्वसन का समीकरण बताया जा रहा है। C6H12O6 ग्लूकोज ये परिवर्तित हो जाता है C2H5OH एथिल अल्कोहल तथा CO2 में और इसमें 21 किलो कैलोरी ऊर्जा या 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। मानव का श्वसन तंत्र। मानव शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाकर शुद्ध ऑक्सीजन ऑक्सीकृत अर्थात शुद्ध करना ही श्वसन तंत्र की प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए श्वसनांग फेफड़े एवं फेफड़ों तक बाहरी वातावरण से जो शुद्ध वायु के आवागमन के निर्मित नासिका छिद्र, नासामार्ग, कंठ, श्वास नली एवं श्वसनियां होती हैं, ये सभी मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। फर्स्ट पॉइंट है नासिका एवं नासामार्ग। नासिका एवं नासामार्ग हमारे श्वसन तंत्र के अंदर नासिका एवं नासामार्ग पाए जाते हैं। चेहरे पर स्थित जो नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर की तरफ खुलती है। नासिका के मध्य भाग में उपस्थित एक नासापट नासा गुहा को 2 भागों में विभाजित कर देती है। नासा गुहा पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार नासामार्ग में खुलता है और यह नासामार्ग अस्थियों के कारण यह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नासामार्ग का जो अगला भाग होता है वो नासावेश्म कहलाता है। यह नासावेश्म रोमों व श्लेष्म कलाओं से ढका रहता है।
तथा श्लेष्मकला से जो स्रावित श्लेष पदार्थ होता है वो इसे नम बनाए रखता है। श्वास के साथ आए हुए वायु में उपस्थित धूल आदि के कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण इसी श्लेष में चिपक करके रोमों में अटक कर इसी भाग में रह जाते हैं तथा स्वच्छ वायु ही हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। नंबर 2, ग्रसनी फायरेक्स। नासा मार्ग के पश्चात वायु मार्ग ग्रसनी होती है और यह लगभग एक 13 सेंटीमीटर लंबी कीट के आकार की एक गुहा होती है तथा इसका अगला चौड़ा भाग होता है जिसे कि नासा ग्रसनी या नासोफायरिंग्स कहते हैं तथा इसका जो निचला भाग होता है वो मुख ग्रसनी या ओरोफायरिंग्स कहलाता है। यहाँ पर अब हम लोग मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था इसका जो पहला भाग होता है नासा एवं नासा मार्ग होता है जो पीछे की तरफ ग्रसनी में खुलता है और इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है वो कंठ या स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहलाता है। ये आपका लैरिंक्स या कंठ या स्वर यंत्र है। पुरुष में यह गले में सबसे बाहर की तरफ सामने की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है तथा ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है जिसे कि घाटी या कंठ द्वार या टेटुआ या आदम का एपेल या कि इसे हम लोग ग्लॉटिस के नाम से जानते हैं तथा इसके ऊपर उपास्थि का बना हुआ एक घाटी डापन पाया जाता है जिससे कि हम लोग एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। यह ढापन भोजन निगलते समय घाटी को बंद कर देता है तथा इसकी जो गुहा कंठ कोश कहलाती है जिसमें 2 जोड़ी पेशीय वाक्यरज्जु पाए जाते हैं और जब इन वाक्यरज्जु में कंपन होती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 4 पॉइंट है इसका श्वास नली, ट्रैकिया या विंड पाइप। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ट्रैकिया या कि श्वास नली बताई जा रही है। ये जो भाग होता है वो यह कंठ से फेफड़े तक फैली हुई लंबी नलिका होती है जो लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है और ये वक्ष भाग में पहुंचकर 2 छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है जिसे कि हम लोग श्वास नली या कि ब्रोंकाई कहते हैं और प्रत्येक ये जो शाखा होती है अपनी ओर के जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। जो श्वास नली की दीवार में उपस्थित के उपास्थि के अधूरे छल्ले पाए जाते हैं जो कि श्वासनाल को पिचकने नहीं देते हैं तथा वायु के आने जाने में इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है और ऐसे छल्ले हमारी सुतनियों में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर जो संपूर्ण नलियां उपस्थित होती हैं उनके अंदर श्लेष्मकला पाई जाती है और ये जो श्लेष्मकला होती है वो श्लेष उत्पन्न करती है और इसमें अनेक रोमा भी पाए जाते हैं और ये श्लेष्म और उसमें उपस्थित जो गंदगी के कण होते हैं उनको कंठ की ओर धकेलते रहते हैं और ऐसे ये जो रोमाग या जो सीढ़ियां होती हैं वो हम लोगों ने नासा मार्ग में भी पढ़ा था, वहां पर भी आपको बताया गया था, वहां पर भी सीढ़ियां पाई जाती हैं। नंबर 5 फेफड़े या फुफ्फुस या कि लंग्स। फेफड़े मुख्य श्वसन अंग होते हैं और ये जो फेफड़े होते हैं वो हमारी वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व में स्थित अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक गुहा पाई जाती है जिसे कि हम लोग जो दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरी होती है और इस गुहा को हम लोग फुफ्फुस गुहा कहते हैं। इसी के अंदर एक तरल लसदार पदार्थ भरा होता है और इस तरल लसदार पदार्थ को हम लोग तथा इन झिल्लियों के फुफ्फुसावरण कहा जाता है तथा यह गुहा के तरल तथा फेफड़ों से
सुरक्षा का कार्य करती है। ये हमारे जो फेफड़े होते हैं वो स्पंजी आपेशीय गुलाबी कूपिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कूपिकाएं पतली चपटी उपकला से मिलकर के बनी होती है तथा इन्हीं के अंदर रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होता है और रक्त कोशिकाओं तथा कूपिकाओं की वायु के मध्य O2 तथा CO2 का आदान प्रदान विसरण वृत्त के द्वारा होता रहता है।